अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इतला इतनी सनसनीखेज थी कि मैंने आनन फानन तैयारी की और एक कांस्टेबल के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गया। आज की जदीद दुनिया में इसे क्राइम सीन का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में ये जाए वकुआ या जाए वारदात या मुख्तसरन मौका कहलाता था। वो सादा दौर था और हमारी तफ्तीश का अंदाज भी सादगी और पुरकारी लिए होता था। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न तौर तरीक़ों के तुफैल तफ्तीश का रंग ढंग ही बदल कर रह गया है। ताहम थानों के ट्रायल रूम में अब भी वही रवायती झलक नज़र आती है। वो दोहरे कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात थी। इस वक्त शाम के 5 बजे का वक्त होगा। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन फ़ज़ा में मौजूद हिद्दत के बाइस यूं ही महसूस होता था कि जैसे सूरज अभी भी सर पर ठहरा हुआ है। जाए वकुआ चौधरी मुबारक अली का डेरा था। चौधरी मुबारक का ताल्लुक मौजा शहजाद कोट से था और मज़कूरा डेरा गांव के जुनूब में तहत नज़र फैले हुए खेतों के दरमियान वाक़ था। इन दिनों मेरी तैनाती फरीदाबाद के थाने में थी, जो मौजा शहजाद कोट से नज़दीक ही वाक़ था। हम एक टांगे में बैठकर पहले मौजा शहजाद कोट पहुँचे और फिर चौधरी मुबारक के साथ इसके डेरे का रुख किया था। मज़कूरा डेरा 3 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। एक कमरे में ट्यूबवेल नस्ब था, दूसरे कमरे में मुख्तलिफ ज़रई आलात और कुछ नाकारा सामान भरा हुआ था, जबकि तीसरे कमरे की तरतीब से ये अंदाज़ा होता था कि वो रिहाइश के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इस कमरे में एक चारपाई के अलावा एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ भी मौजूद थीं। दोनों मकतूलीन की लाशें मज़कूरा चारपाई पर पड़ी हुई थीं। इन लाशों को उजली सफ़ेद चादर से ढाँप दिया गया था, जो एक तरफ से खून आलूद थी। मैं जैसे ही चारपाई की जानिब बढ़ा, चौधरी मुबारक ने इज़्तिरारी लहजे में कहा, "1 मिनट मलिक साहब।" मैं रुक गया और सवालिया नज़र से चौधरी को तकने लगा। डेरे पर निस्फ दर्जन के करीब अफराद जमा हो गए थे और लोगों की आमद का ये सिलसिला जारी था। इस सनसनीखेज वाक़ये ने गाँव में खलबली मचा दी थी। मेरी सवालिया नज़र के जवाब में चौधरी ने वहाँ मौजूद अफराद को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। फ़ौरन से पेशतर इसके हुक्म की तामील की गई और पलक झपकते में वो कमरा खाली हो गया। सिर्फ मैं, चौधरी मुबारक और मेरे साथ आने वाला कांस्टेबल इस कमरे में बाकी रह गए। चौधरी ने कांस्टेबल जावेद की जानिब इशारा करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, "काका, थोड़ी देर के लिए तुम भी बाहर चले जाओ।" जावेद की उम्र 20-22 साल थी, लेकिन वो अपनी सेहत, कद-काठ और चेहरे की मासूमियत के बाइस 15-16 साल से ज़्यादा का नहीं लगता था। जब भी चौधरी ने उसे काका या बामायनी बच्चा कहकर मुखातिब किया था। चौधरी के हुक्म की तामील से पहले जावेद ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मेरी जानिब देखा तो मैंने गर्दन के इशारे से इसे बाहर जाने की हिदायत कर दी। वो मेरे इशारे की तायद में खामोशी के साथ इस कमरे से बाहर निकल गया। चौधरी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर मेरी जानिब मुड़ते हुए बोला, "मलिक साहब, इन दोनों लाशों की हालत ऐसी नहीं है कि सरेआम तमाशा लगाया जाए।" मैंने अस्बात में सर हिलाया और चारपाई पर चादर के नीचे ढकी लाशों की जानिब बढ़ गया। चौधरी भी मेरे साथ था और उसने जब चादर को एक कोने से पकड़कर खींचा तो मेरी निगाह एक शर्मनाक मंजर से टकराकर बेख्तियार झुक गई। वो एक मर्द और एक औरत की लाशें थीं, जो नाज़ेबा हालत में थीं। मैंने इसीलिए लोगों को कमरे से बाहर निकाला है। चौधरी की धीमी और बोझल आवाज़ मेरी समाज से टकराई। "कौन है ये दोनों?" मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। चौधरी ने जवाब दिया, "नवाज़ तो मेरा मुलाजिम है।" इसका इशारा मर्द की जानिब था। "ये उधर डेरे पर ही होता था और ये पीनो है परवीन और पीनो हनीफ की बीवी है। आपके तारुफ से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं।" मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, "ये भी आप ही बताएंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें।" चौधरी ने मायनाखेज़ अंदाज में जवाब दिया, "ज़ाहिर है ये कोई जायज़ ताल्लुक़ या रिश्ता तो हो नहीं सकता।" मैंने गंभीर अंदाज में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। चौधरी ने लोगों को कमरे से बाहर भेजकर वाक़िअतन अक्लमंदी का सबूत दिया था। मक़तूलीन की हालत ऐसी नहीं थी कि इन्हें आम नुमाइश के लिए पेश किया जाता।
मौके की कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, लिहाजा मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने 15-20 मिनट के जायजे के बाद इस हकीकत को पा लिया कि पीनो और नवाज को बेखबरी में मौत के घाट उतारा गया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब वो दोनों अपनी गैर नसाबी सरगर्मी में मशगूल थे तो किसी ने भरा हुआ रिवॉल्वर इनके जिस्मों में खाली कर दिया था। दोनों के जिस्मों के बालाई हिस्से खून में तरबतर थे। ये दोहरे कत्ल की संगीन वारदात बादी नज़र में शदीद इंतकामी कार्रवाई का नतीजा नजर आती थी। पीनो और नवाज की खून आलूद लाशों को देखकर मुझे दिली सदमा हुआ। अब चाहे वो दोनों जिंदगी से बहुत दूर जा चुके थे, मगर कुछ अर्सा पहले वो भी जीते जागते इंसान हुआ करते थे। पीनो के चेहरे के नकूश इसे एक गैर मामूली हसीन लड़की जाहिर करते थे। नवाज भी वजीहा और शकील दिखाई देता था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और इन दोनों की लाशों को दोबारा चादर से ढांप दिया। फिर चौधरी मुबारक की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में सवाल किया कि किस बदबख्त का कारनामा हो सकता है। ये तो आपको पता चलाना है मलिक साहब। मैंने पूछा, आपका जहन क्या कहता है चौधरी साहब? मेरा ध्यान तो हनीफ की तरफ जा रहा है, यानी पीनो के शौहर की जानिब। ऐसी गैरतमंदाना कार्रवाई कोई शौहर ही कर सकता है। वो अपनी एक टांग को दबाते हुए बोला, क्या आपने इस सिलसिले में हनीफ से कोई पूछताछ की थी? मैंने इस्तफसार किया। वो दोबारा अपनी टांग को सहलाते हुए बोला, मैंने इसकी तरफ एक बंदा दौड़ा दिया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि हनीफ इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं, वो अपने घर में नहीं है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि इसे अभी तक इस वाक़ये की इतला नहीं मिली। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो चौधरी एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, तो फिर ऐन मुमकिन है कि हनीफ खुद ही इधर उधर हो गया हो। चौधरी की मायनाखेज़ी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो हनीफ ही को पीनो और नवाज का कातिल समझ रहा है। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, चौधरी साहब, आप दोहरे कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या जानते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं। वो एक बार फिर अपनी टांग को दबाते हुए बोला, क्या आपकी टांग के साथ कोई मसला है? मैं पूछे बिना न रह सका। हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताने लगा, कुछ अर्सा पहले ये मसला शुरू हुआ है। हकीम इसे अर्कुन्निसा कहता है। ओह अच्छा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर वापस मौजू की जानिब आते हुए इजाफा किया, आप मुझे कुछ बताने जा रहे थे? जी हाँ, वो बेजारी से बोला, मैं तो इधर अपनी हवेली में आराम कर रहा था। वही घबराया हुआ मेरे पास आया और बताया कि डेरे पर किसी ने पीनो नवाज को कत्ल कर दिया है। मैं फौरन हवेली से डेरे पर पहुंचा और इन दोनों की खून में लथपथ पड़ी लाशों को देखकर पलक झपकते में समझ गया कि अपनी मौत से पहले वो किस हरकतों में मसरूफ़ थे। मैंने वहीद ही को हुक्म दिया कि वो इनकी लाश को चादर से ढांप दे। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, इसके बाद ही मैंने अपने एक बंदे को हनीफ की तरफ दौड़ाया था। जब वो घर में नहीं मिला और खेतों में भी कहीं दिखाई नहीं दिया तो मैं हवेली आ गया और एक बंदे को आपके पास इस वाक़ये की इतला देने भेज दिया ताकि आप मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या नवाज की बीवी को इस वाक़ये की खबर है? चौधरी के खामोश होने पर मैंने एक अहम सवाल किया। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। नवाज की घरवाली को इतला दे दी गई है, उसने अपने घर में रोना पीटना डाल रखा है। वो एक मर्तबा डेरे का चक्कर भी लगा कर गई है, लेकिन मेरी हिदायत के मुताबिक वहीद ने इसे कमरे के अंदर घुसने नहीं दिया। एक लम्हे को रुककर उसने मुझसे सवाल किया, मलिक साहब, आप ही बताएं, एक बीवी का अपने शौहर को इस तरह देखना मुनासिब है क्या? मैंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, कतई मुनासिब नहीं। मरियम वहीद से बहस व तकरार करती रही। चौधरी ने मजीद बताया, लेकिन वहीद मेरी हिदायत के मुताबिक इसी बात पर अड़ा रहा कि जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर लेती किसी भी बंदे को लाशों तक जाने नहीं दिया जा सकता। यह आपने बहुत अच्छा किया, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आपका वो बंदा, मेरा मतलब है आपका वो मुलाजिम वहीद, इस वक्त डेरे पर मौजूद है? जनाब, वो इस वक्त उधर गांव में है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मोतदिल लहजे में बोला, मलिक साहब, आप वक़्वा की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मेरी हवेली आ जाएं, बाकी की बातें वहीं बैठकर करेंगे। क्या आप हवेली जा रहे हैं? जी। वो अपनी टांग को मसलते हुए बोला, मैं इस कमबख्त अर्कुन्निसा की वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप हवेली जाकर आराम करें, मैंने सरसरी लहजे में कहा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कांस्टेबल जावेद को
मैंने कमरे के दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया था ताकि मेरी इजाज़त के बगैर कोई अंदर दाखिल ना हो सके। डेरे के सहन में मौजूद दर्जन भर अफराद लाशों का नज़ारा करने के लिए काफ़ी बेचैन दिखाई देते थे। मैं इनकी बेकरारी को बखूबी समझ सकता था। वो फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर थे। इस वारदात की नौइयत कुछ ऐसी थी कि इनका शौक इन लम्हात में सातवें आसमान को छू रहा था। पीनो और नवाज की लाशों का तफसीली मुआयना करने के बाद मैंने इन्हें सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। लाशों के मौका वारदात से हट जाने के बाद वहां मौजूद लोगों की बेचैनी और तजस्सुस को भी करार आ गया। जब कांस्टेबल वहीद लाश को लेकर वहां से रवाना हो गया तो मैं इस कमरे का जायजा लेने लगा। वो नीची छत वाला 12 बाई 15 का एक आम सा कमरा था। इस कमरे में दरवाजे के अलावा 2 पट वाली एक खिड़की भी मौजूद थी। ये खिड़की कमरे की अकवी जानिब खुलती थी। मैंने मज़कूरा खिड़की के पट खोलकर बाहर का जायजा लिया। तहत निगाह मुझे खेतों का सिलसिला फैला हुआ दिखाई दिया। इस डेरे से चंद गज के फासले पर एक नहर गुजरती थी जो बल खाती हुई शुमाल की सिमत चली जाती थी। मैं चंद लम्हात तक इस फितरी मंजर में खोया रहा। फिर मैंने इस खिड़की को बंद कर दिया। इस खिड़की का साइज 3 तरफ 5 फीट रहा होगा। इस खिड़की में किसी किस्म की आहिनी सलाखें या जाली वगैरह नस्ब नहीं थी। गोया इसके रास्ते कमरे में किसी भी शख्स की आमदोरफ्त मुमकिन थी। जिस चारपाई पर से पीनो और नवाज की लाशें उठाई गई थीं, इस पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं बिछा हुआ था। लिहाजा कत्ल की नतीजे में वो चारपाई भी जाबजा खून आलूद हो चुकी थी। हत्ता कि चारपाई के नीचे कमरे का कच्चा फर्श भी खून आलूद था। ताहम फर्श पर गिरने वाला खून जमकर खुश्क हो चुका था। इस तमाम तर कार्रवाई में मुझे आलाए कत्ल का कहीं नामो निशान नजर न आया। इस कमरे से और भी कोई ऐसी शय दस्तयाब न हो सकी जो दोहरे कत्ल की इस वारदात पर रोशनी डाल सकती। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया और दरवाजे को बंद करने के बाद कुंडी लगा दी। डेरे के सहन में मौजूद अफराद के चेहरे तजस्सुस से चमक रहे थे। इनकी आंखों से सनसनीखेज सवालात झलकते थे। मैंने इन पर तनकीदी निगाह डाली और पक्की उम्र के एक शख्स को इशारे से अपने पास बुलाया। वो मुझे एक समझदार और बुर्दबार शख्स नजर आया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, चाचा क्या नाम है तुम्हारा? वजीर बख्श जनाब, उसने जवाब दिया। क्या तुम भी मौजा शहजाद कोठी में रहते हो? जी सरकार। मैंने इस्तफसार किया, तुम करते क्या हो? माई बाप औलाद जवान हो गई है, अब सब कुछ वही करते हैं। उसने बड़े रसान से जवाब दिया। मेरे बेटे कहते हैं कि अब्बा अब हम काम करेंगे, तुम आराम करो और घूमो फिरो। चाचा वजीर, तुम तो किसी बादशाह से कम नहीं हो। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। ऐसी फर्माबरदार और सौले औलाद तो किस्मत वालों को मिलती है। बस जी, अल्लाह का करम है, वो सादगी से बोला। वजीर बख्श बहुत गहरा शख्स था। हमें धीमे लहजे में बातें करते देखकर वहाँ मौजूद अफराद बेकली का शिकार नजर आने लगे थे। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए मैंने वजीर बख्श से कहा, चाचा तुम मेरे साथ आओ। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने दूसरे कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस कमरे के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के ज़रई आलात और नाकारा सामान भरा हुआ था। कमरे का मुआयना और आलाए कत्ल की तलाश जारी रखते हुए मैंने वजीर बख्श से कहा, कितनी अजीब बात है चाचा, आजकल की औलाद अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। इन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि एक दिन इनको भी बूढ़ा होना है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सादगी से बोला। मैंने कहा, चाचा तुम्हारी औलाद के बारे में सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्या मैं तुमसे ज़ाती नौइयत का कोई सवाल कर सकता हूँ? वो कदरे उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जी ज़रूर, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, क्या तुम मेरे इल्म में इजाफा करने की गर्ज से मुझे बताना पसंद करोगे कि तुमने किन उसूलों की बुनियाद पर अपनी औलाद की तरबियत की है? उसूलों का तो मुझे पता नहीं थानेदार साहब, वो धीमे लहजे में बोला। इस सिलसिले में मैंने बुजुर्गों के एक टोटके पर अमल किया है और 100% नतीजा पाया है। टोटका? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। कौन सा टोटका चाचा? रिज़्क़े हलाल का टोटका, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। मेरे बुजुर्गों ने मुझे नसीहत की थी कि अपनी बीवी और बच्चों को हमेशा रिज़्क़े हलाल खिलाना। मैंने सारी ज़िंदगी इसी नसीहत पर अमल किया है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बुढ़ापा बहुत आराम और सुकून से गुजर रहा है। वजीर बख्श ने एक हकीकत, एक आफाकी उसूल बयान किया था जिससे इनकार नामुमकिन था।
इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हुसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। मेरी तलाश और जुस्तजू दूसरे से तीसरे कमरे में आ पहुंची। आला कत्ल के हुसूल के सिलसिले में मुझे वहां भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इस कमरे में ट्यूबवेल का इंजन नस्ब था। इसके अलावा तेल का ड्रम और इंजन के मुख्तलिफ मैकेनिकल पुर्जाजात भी नज़र आ रहे थे। मैं थाने से रवाना होते वक्त एक थैला भी अपने साथ ले आया था जिसमें हथकड़ी और ताला भी मौजूद था। मैंने जाए वकुआ वाले कमरे के दरवाजे पर सरकारी ताला डाल दिया। इस सरकारी मोहर के बाद कोई भी शख्स इस कमरे को खोलने की जिसारत नहीं कर सकता था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने वहाँ मौजूद अफराद के बयान भी लिए, लेकिन ऐसी कोई काम की बात सामने ना आ सकी जो इस दोहरे कत्ल की वारदात पर रोशनी डाल सके। डेरे से मौजा शहजाद कोट की जानिब जाते हुए मैंने वजीर वक्त से भी मुत्तइद सवालात किए, जिनके इसने तसल्ली बख्श जवाब दिए। इस खुशबख्त बुढ़े से हासिल होने वाली मालूमात मेरे लिए गिरा कद्र अहमियत की हामिल थीं, लेकिन सरे दस्त मैं आपको इन इंकशाफात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। खफा होने की ज़रूरत नहीं, ये कहानी का तकाजा है। मौजा शहजाद कोट पहुंचने के बाद मेरा रुख खुद ब खुद हनीफ के घर की जानिब हो गया। हालांकि चौधरी मुबारक ने मुझे अपनी हवेली आने की दावत दी थी, लेकिन मैं हनीफ की खबरगिरी ज़्यादा ज़रूरी समझता था। चौधरी की ज़बानी मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि हनीफ इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं और ना ही वो खेतों में कहीं दिखाई दिया है। हनीफ का घर गांव के वस्त में वाक़ था। उसके दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं। मैंने मुत्तहिद अफराद के आपस में तेज़ तेज़ बातें करने की आवाज़ें सुन ली थीं। मेरी दस्तक के जवाब में दरमियाने कद काट के एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो एकदम घबरा गया। इस शख्स के रद्द अमल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरा और पूछा, क्या हनीफ तुम्हारा ही नाम है? इन लम्हात में इस शख्स के डरे हुए रद्द अमल से मेरा ध्यान खुद ब खुद हनीफ की तरफ चला गया था। मैं यही समझा था कि वो घर आ गया है और मुझ पर निगाह पड़ते ही परेशान हो गया है। इस शख्स ने बहुत जल्दी अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी मैं शौकत हूँ, हनीफ का साड़ू। हनीफ को बाहर भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। हनीफ के हमजुल्फ शौकत ने जवाब दिया, वो तो अभी घर नहीं पहुँचा जनाब, हम लोग भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ चला गया वो? मैंने शौकत के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, वो उधर खेतों में भी कहीं नहीं है, हमें कुछ खबर नहीं। वो सरासीमा अंदाज में दाएं बाएं गली में निगाह दौड़ाते हुए बोला, फिर किसको खबर है? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। जिससे भी पूछो वो यही जवाब देता है, क्या हनीफ को ज़मीन ने निगल लिया है या आसमान खा गया है? आप अंदर आ जाएं सरकार, वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए धीमे लहजे में बोला। अगर आप थोड़ी देर और यहाँ खड़े रहे तो गली में एक मेला सा लग जाएगा। उसने एक माकूल बात की थी, ताहम मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे साड़ू ने कारनामा ही ऐसा अंजाम दिया है कि गली क्या पूरे पिंड में भी मेला लग सकता है। बात ख़त्म करते ही मैं शौकत की मैयत में हनीफ के घर के अंदर दाखिल हो गया। शौकत ने उलझनज़दा अंदाज में कहा। शौकत ने उलझनज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हनीफ ऐसी हरकत भी कर सकता है। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जो होना था वो तो हो चुका। उसने कोई तबसरा नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मैं हनीफ की बैठक में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे अलावा शौकत और उसकी बीवी सलमा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने बच्चों को घर के अंदरूनी हिस्से तक महदूद कर दिया था। मेरी आमद से कब्ल इस घर के अंदर जो आस पड़ोस के लोग जमा थे, मेरी हिदायत पर शौकत ने उन्हें भी रुखसत कर दिया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है और मैं फरीदाबाद थाने का इंचार्ज हूँ। आप लोगों का गांव मौजा शहजाद कोट मेरे थाने की हदूद में आता है। शौकत ने गहरी संजीदगी के साथ, अपने सर को असबाती जुम्बिश थी लेकिन खामोश रहा, मगर उसकी बीवी खामोश न रह सकी और एहतजाजी लहजे में बोली, थानेदार साहब, आपने कानूनी कार्रवाई में बहुत जल्दी से काम लिया है। कम से कम हनीफ के वापस आने का तो इंतज़ार कर लेते। लाशें तो बाद में भी अस्पताल भिजवाई जा सकती थीं। बोलते बोलते वो रुहासी हो गई। मैं तो अपनी बहन का मुंह भी नहीं देख सकी।
कोई शर्म हया है कि नहीं? शौकत ने अपनी बीवी को सर्जिश की। तुम्हें पता है ना पीनो को किस हालत में कत्ल किया गया है? तुम उसका मुंह देखकर क्या कर लेती? इनकी बाहमी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा करने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस न हुई कि वो दोनों हालात की नज़ाकत से पूरी तरह आगाह थे। मैं सलमा के दुख को अच्छी तरह समझ रहा था। हालात चाहे कैसे भी हों, कुछ भी हों, लेकिन पीनो सलमा की छोटी बहन थी जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। अपनी बहन का मुंह तो तुम बाद में भी देख सकती हो सलमा, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। असल में ये दोहरे कत्ल की ऐसी वारदात है कि मकतूलीन की लाशें को ज़्यादा देर तक जाए वारदात पर रखकर तमाशा नहीं बनाया जा सकता था। ऊपर से शदीद गर्मी का मौसम भी किसी ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर सलमा की आंखों में देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, फ़िक्र न करो, पोस्टमार्टम के बाद दोनों लाशें इनके बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। फिर तदफीन से पहले तुम अच्छी तरह अपनी छोटी बहन का मुँह देख लेना। हम उधर चौधरियों के डेरे पर भी गए थे, सलमान ने भराई हुई आवाज़ में बताया, लेकिन चौधरी के मुलाजिम वहीद ने हमें इस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। खुदा का गज़ब, मेरी बहन कत्ल हो गई और मुझे ही उसकी लाश तक जाने से रोक दिया गया। बेवकूफ़ी की बातें न करो सलमा, शौकत ने तेज़ नज़र से बीवी को घूरा। लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। शौकत तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। वाकई मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। इन हालात में किसी का दिमाग किस तरह ठिकाने पर रह सकता है? तुम हालात को समझने की कोशिश करो, वो कदरे सख्त लहजे में बोला। पीनो की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन जज्बाती होने से बात नहीं बनेगी। पीनो ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है, ऊपर से तुम शोर शराबा मचाकर बाकी की कसर पूरी करना चाहती हो। शौकत अली मुझे खासा माकूल और समझदार इंसान लगा। मौजूदा हालात की नज़ाकत को बहुत गहराई तक समझ रहा था और इसी के मुताबिक अपनी बीवी से बात कर रहा था। सलमा, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में शौकत की बीवी को मुखातिब किया, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। वहीद को चौधरी मुबारक ही ने वो ड्यूटी सौंपी थी, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मकतूल नवाज की बीवी मरियम भी अपने शौहर का मुंह देखने वहाँ डेरे पर पहुंची थी, लेकिन आप लोगों की तरह वहीद ने मरियम को भी कमरे के अंदर कदम नहीं रखने दिया। तुम जज्बाती होने की बजाय ठंडे दिमाग से हालात को समझने की कोशिश करो। ये जो कुछ हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी आप ही लोगों की है। पता नहीं मेरी बातें उसकी खोपड़ी में बैठी या नहीं। बहरहाल इसके बाद उसने वावेला नहीं मचाया और खामोश होकर हमारी बातें सुनने लगी। शौकत ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, थानेदार साहब, आपकी बातों से महसूस होता है कि इस दोहरे कत्ल की वारदात के सिलसिले में आपका शक मेरे साड़ू हनीफ पर है। मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैंने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। हालात व वाक़ियात हनीफ की ही जानिब इशारा कर रहे हैं। क्या तुम भी इसी अंदाज में नहीं सोच रहे? नहीं, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। क्यों? तुम्हारा जहन इस अंदाज में क्यों नहीं सोचता? मुझे तो तुम खासे अक्लमंद इंसान लगे हो। थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला, मेरा ध्यान अगर हनीफ की तरफ नहीं जा रहा तो इसकी एक ख़ास वजह है। और वो वजह क्या है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। मैं समझता हूँ कि हनीफ इतना बहादुर नहीं है, वो मायनाखेज़ अंदाज में बोला। मुझे महसूस हुआ कि शौकत ने बहादुर का लफ्ज़ गैरतमंद की जगह इस्तेमाल किया था और उसका सबब यह था कि वो अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी मकतूल बहन पीनो के हवाले से कोई हल्की बात नहीं करना चाहता था। पीनो के लाउबाली मिजाज के बारे में चाचा वज़ीर बख्श से भी मुझे बहुत कुछ पता चला था और अब शौकत के मोहतात अंदाज ने भी मुझे बता दिया था कि वो अपनी साली की हरकतों से खुश नहीं था। शौकत, मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, बीवी का मामला ऐसा होता है कि चूहे जैसा शौहर भी गैरत के जोश में किंग कॉन्ग बन जाता है। अगर हनीफ का इस दोहरा कत्ल की वारदात में कोई हाथ नहीं तो फिर वो कहाँ गायब है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही जनाब, शौकत ने हैरत और उलझन की मिली जुली कैफियत के साथ कहा। मैंने खुद भी खेतों में जाकर देखा है, वो मुझे कहीं नहीं मिला। उसकी बैलगाड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दी। हनीफ की ज़मीन किस तरफ वाक़े है? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। उसने मगरिब की सिमत इशारा करते हुए बताया, इस तरफ कोई 15-20 मिनट के पैदल फासले पर हनीफ की 5 एकड़ ज़रई अराज़ी है। खुद आज अपनी बैलगाड़ी को भी साथ ले गया था। कह रहा था कि वापसी पर मेरे और अपने जानवरों के लिए सब चारा भी लेकर आएगा।
हम भी हनीफ के इंतज़ार में अपना घर छोड़कर इधर ही बैठे हुए हैं, सलमा ने गमज़दा आवाज़ में बताया। छोटे बच्चे का मसला पैदा हो गया है। बच्चा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किसका बच्चा? पीनो का बच्चा जी, सलमा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मैं इसी मासूम की बात कर रही हूँ। पीनो का एक ही बच्चा है, अहमद। हम अहमद को किसके आसरे पर छोड़कर अपने घर जाएं? अहमद दिन में भी हमारे घर पर ही था। शौकत कहता है कि हम अहमद को अपने साथ ही ले जाते हैं। अहमद आज दिन में आप लोगों के घर क्यों था? मैं पूछे बिना ना रह सका। आज दोपहर में जब पीनो हनीफ के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ जाने लगी तो उसने नन्हे अहमद को मेरे पास छोड़ दिया था, सलमा ने बताया। मैंने पूछा, अहमद की उम्र क्या है? वो 4 साल का है जी, उसने जवाब दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, वो इनके साथ खुश रहता है। क्या तुम्हारा घर भी इधर करीब ही है? जी, हम भी इसी गली में रहते हैं, शौकत ने बताया। 2 मकान छोड़कर हमारा मकान है। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर सलमा से सवाल किया, पीनो आज दिन में कितने बजे अहमद को तुम्हारे घर में छोड़कर खेतों की तरफ गई थी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त दिन के 12:30 बजे होंगे। क्या वो रोज़ाना इसी वक्त हनीफ को खाना देने खेतों की तरफ जाया करती थी? मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए कहा। जी, इसी वक्त, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली। या 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। उसने आज खेतों की तरफ जाते हुए तुमसे कोई ख़ास बात की थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो एक लम्हा सोचने के बाद बोली, जी नहीं। क्या वो रोज़ाना खेतों की तरफ जाते हुए अहमद को आप लोगों के पास छोड़कर जाती थी? एक लम्हे को वो मुझे मुतज़ब्ज़ब नज़र आई, फिर बोली, जी बिल्कुल। क्या बात है सलमा? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए सवाल किया। तुम मुझे कुछ उलझी हुई और बेचैन नज़र आ रही हो। तुम्हें क्या परेशानी है? वो जी, दरअसल मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, वो कशमकश की सी कैफियत में बोली। पता नहीं इस बात की कोई अहमियत है भी या नहीं। बताओ क्या बात है? मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। अहम और गैर अहम का फैसला मैं खुद कर लूँगा। पीनो ने खेतों की तरफ जाते हुए मुझे बताया था कि आज वापसी में उसे थोड़ी देर हो जाएगी। वो गुलोगीर आवाज़ में बोली। मुझे क्या पता था कि इसे इतनी देर हो जाएगी कि फिर वो कभी लौट कर नहीं आ सकेगी। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखें डबडबाई थीं। सलमा, मैंने कतरे नर्म लहजे में से मुखातिब किया, पीनो ने तुम्हें देर से वापस आने की कोई वजह भी तो बताई होगी? जी बताई थी, वो इस्पात में सर हिलाते हुए गमनाक लहजे में बोली। उसने कहा था कि हनीफ को खाना खिलाने के बाद वो चौधरियों की हवेली की तरफ जाएगी। सलमा की बात सुनकर मैं चौंक उठा और सवाल किया, वो चौधरियों की हवेली क्यों जाना चाहती थी?